जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रसिद्ध लेखक, कवि एवं उनकी रचनाएं। ये अपने आप में सबसे ज्यादा हिंदी साहित्य में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि बीच में हमने ग्रामर के कुछ टॉपिक इसलिए स्टार्ट किए क्योंकि बच्चों को बहुत सारे एग्जाम हैं जो दूसरे स्टेट के बच्चे हैं। कोई भी बच्चा एक ही पर्पज से कभी बैच को परचेज नहीं करता है। तमाम जिसमें भी वो फार्म भर सकता है उन तमाम भर्तियों में वो इन्वॉल्व होने की कोशिश करता है और फिर उनका जो सिलेबस है वो डिफरेंट होता है। तो कहीं पर हिंदी साहित्य का रोल ज्यादा होता है, ग्रामर का थोड़ा उससे कम होता है। कहीं काव्य शास्त्र है तो कहीं बिल्कुल भी काव्य शास्त्र के प्रश्न नहीं पूछे जाते। तो सबको साथ लेके चलना है। जब भी हम ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो पर्टिकुलर किसी एक भर्ती या किसी एक बैच को टारगेट हम नहीं करते हैं, क्योंकि जो भी हिंदी स्पेशल के बैच आते हैं, चाहे वो हिंदी ग्रामर का हो, हिंदी ग्रामर और साहित्य दोनों का हो, या फिर हिंदी साहित्य का हो, हम उन सब में हिंदी के जो अलग अलग सेक्शंस हैं, टॉपिक है, उन सबको ही कवर करते हैं। अल्टीमेटली जब हमारा बैच कंप्लीट होता है तो उसके अंदर तमाम वो सिलेबस जिसकी वजह से बच्चे ने वो बैच परचेज किया, वो सारी की सारी चीजें उसमें होती है। बहुत सारे बच्चों को ये दुविधा थी, सर जी हिंदी साहित्य करा दो, हिंदी साहित्य करा दो। पहले हिंदी साहित्य में ज्यादातर जो चीजें बची हैं, जो समझने लायक चीजें थी, वो सारी चीजें समझा चुके हैं। जो बची है वो केवल लर्न करने की चीज है। हमने हिंदी साहित्य की तमाम पीडीएफ आप लोगों को दी हुई है। इसके साथ यूट्यूब चैनल हिंदी बाय रणु सर चैनल पर बहुत सारी क्लासें जो बड़ी मैराथन में हमेशा सैटरडे या संडे को लेता हूँ, वो सब हिंदी साहित्य की है। अगर आप ये सोचते हो कि मैं यहाँ खड़ा होकर आपको याद करा दूंगा तो ये पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज आपको ये भी ध्यान रखना है कि कभी भी हिंदी साहित्य को आप एक दिन 10 दिन में पढ़ ही नहीं सकते हो। ठीक है, उसको एक ही चीज को कम से कम आपको 5 बार पढ़ना होगा, तब आप वहां से प्रश्न सही कर पाओगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है संत कबीर दास, और संत कबीर दास के बारे में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो जिस तरह से पूछे जाते हैं मैं ले आया हूँ। इसके अलावा भी हमने पहले भी पढ़े हैं, क्योंकि यहाँ हम जो तैयारी करते हैं हिंदी साहित्य की, वो क्वेश्चंस की वैरायटी के आधार पे हम चीजों को लेके आगे बढ़ते हैं। जिस तरह के प्रश्न बने, जिस तरह के प्रश्न पूछे गए, जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो अपने आप को ही, अगर मैं संत कबीरदास को पढ़ाने चलूं तो प्यारे दोस्तों ध्यान रखना है, कम से कम 5 महीने केवल मैं संत कबीरदास को पढ़ा सकता हूं। लेकिन फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी पेपर की दृष्टि से संत कबीरदास से संबंधित प्रश्न किस तरह के पूछे गए बनते हैं, उसको आपको तैयार करना है। लेकिन संत कबीरदास के इतने सारे प्यारे दोस्तों अपने आप में यहाँ पे इन्होंने सदोगड़ी भाषा में लिखे कि वो संख्या जो बीजक के अंतर्गत दी है, अगर उसको भी हम कंप्लीट कराने चलेंगे, उसका हिंदी अनुवाद बताएंगे या वहां से हम प्रश्न बनाएंगे, तो 1 साल संत कबीरदास में ही निकल जाएगा। तो यहाँ सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को हिंदी साहित्य में यही है कि महत्वपूर्ण जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं हर एग्जाम में, उनको छोड़ के बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की कोशिश करते हैं। कोई भी आप एग्जाम दो, टीचिंग हो या नॉन टीचिंग हो, हमेशा आज की डेट में ऊपर से प्रश्न पूछे जाते हैं। ज्यादा गहराई वाले प्रश्न पेपरों की में टोटल जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसका 1 से 2% होता है, और वो आप कितने भी पढ़ लो वो फिर भी सही नहीं होने वाला है। ठीक है, आखिरकार जो प्रश्न सबने सही किया है, अगर वो आपका सही है तो आप मेरिट में रहोगे, लेकिन जो प्रश्न सब सही करके आए हैं पेपर में और आपके वे गलत हो रहे हैं तो आप मेरिट से बाहर हो। मान के चलते हैं हिंदी साहित्य से किसी पेपर में 15 प्रश्न पूछ लिए। अब ये 15 प्रश्न में मान के चलो 50 में से पूछे। अब इस 15 में से लगभग प्यारे दोस्तों 10 प्रश्न एवरेज स्टूडेंट हर कोई सही कर रहा है। अब आपने इन 10 में से भी 3 प्रश्न ऐसे गलत कर दिए जो बाकी सबके सही थे, लेकिन वो केवल आपके ही गलत हुए, तो 3 प्रश्न तो आप पहले ही पीछे हो गए। ऊपर से प्यारे दोस्तों 5 प्रश्न की लीड ये भी है। जो बहुत ज्यादा बेस्ट कैंडिडेट होते हैं वो यहाँ प्यारे दोस्तों 50 में से जो 15 साहित्य से आए वो 12-13 प्रश्न कर सकते हैं। लेकिन आप ये ध्यान रखो, जो टॉप बच्चा है उससे तो आप 50% परफॉर्मेंस करके आए। जो सामान्य बच्चा फाइनल मेरिट में जिसका नाम होगा उसकी भी परफॉर्मेंस आपकी नहीं बची, क्योंकि वो सामान्य बच्चा 10 करके आया, और आपने आए हुए वे पर्सन जिसको आप ठीक कर सकते थे उसमें से आपने 3 प्रश्न गलत कर दिए, जिसकी वजह से बार बार आप एग्जाम में बैठ रहे हो। हिंदी साहित्य को कितने दिन पढ़ा, कितने टाइम पढ़ा, कितनी क्लासों में पढ़ा,
ठीक है, वो मैटर करता ही नहीं है। मैटर सिर्फ एक चीज करती है कि जो पर्सन यहाँ पे आए वो पेपर में आपको मिले कि वो वहां सही हुआ या नहीं हुआ, मैटर ये करता है। बहुत सारे बच्चे इतना सारा पढ़ के जाते हैं, जब पेपर तक पहुंचते हैं तो इतना तो गायब हो जाता है, फिर पेपर में बैठते हैं तो इतना बचता है, इतने में से इतना गलत कर देते हैं। फायदा क्या हुआ इतना पढ़ने का? सिलेक्शन का प्रोसेस तो जानो एक बार क्या है। और यही समस्या है, सर जी साहित्य है, सर जी साहित्य है। साहित्य में अब ये बताओ इसके क्या लॉजिक हो सकते हैं? कबीर ने एक बीजक रचना लिखी, ठीक है, और बीजक के 3 भाग हैं। इनमें से एक है साखी, दूसरा है शब्द और इसमें रेमनी। अब इसमें और इसके बैकग्राउंड में हम क्या बताएं, जबकि प्रश्न यही आता है कि बीजक रचना किसकी है, कबीरदास की रचना किसकी है, बीजक के कितने भाग हैं, ठीक है, उसमें से पहला, दूसरा, तीसरा भाग कौन सा है, निम्नलिखित में से बीजक का भाग नहीं है। सारे के सारे प्रश्न यही है। आपके लिए तो ये एक प्रश्न था, ये खुद अपने आप में 7 प्रश्न खड़े हुए हैं यहाँ पे। ये खुद में 7 प्रश्न खड़े, पूछ लेगा इनमें से बताइए संत काव्यधारा की रचना कौन सी है। तो यहां जब संत कबीरदास लिखा तो संत काव्यधारा की रचना भी तो यही होगी। इनमें से कौन सी रचना संत काव्यधारा की नहीं है? बीजक किससे संबंधित रचना है? कबीरदास की रचना कौन सी है? बीजक के कितने भाग हैं? रेमनी किसका भाग है? ये प्रश्न बने। और रीजन क्या है, इसको आप हल्के में लेके यही गलत कर देते हो। तो इसलिए पहला प्रश्न है बीजक, बीजक के 3 भाग हैं। इसके बाद पहला साखी है, दूसरा शब्द है, तीसरा है रेमनी। तो ये वाला शब्द नहीं है, ये वाला शब्द अलग है, तो यहाँ ये वाला शब्द है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास को भाषा का डिक्टेटर कहा है। तो भाषा का डिक्टेटर किसने कहा कबीरदास को? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। कबीरदास की भाषा को सदगुणी किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। सूरदास, महाकवि सूरदास ने ब्रज भाषा में, तो सूरदास की भाषा कौन सी थी? ब्रज भाषा। कबीरदास की भाषा कौन सी थी? सदगुणी भाषा। लगभग 1.25 लाख पद लिखे। कितने लिखे? 1.25 लाख पद लिखे, ठीक है, किंतु उनकी 3 रचनाएं उपलब्ध है। सूरदास की कितनी रचनाएं हैं? 3 रचनाएं हैं, ठीक है। सूरदास की रचनाओं में श्रृंगार और वात्सल्य किसके कवि माने जाते हैं? किस रस के कवि माने जाते हैं? श्रृंगार और वात्सल्य रस के कवि माने जाते हैं। कौन सी 3 रचनाएं हैं? पहली है सूर सागर, दूसरी है सूर सरावली, तीसरी है साहित्य लहरी। आप ये कहोगे सर जी ये तो हमें पता है, ये तो अपने आप में हमें 10 साल पहले भी जब हम 9th-12th में पढ़ रहे थे तभी हमें पता चल गया था। मैं ये कह रहा हूँ पता चलने के बावजूद भी ये प्रश्न गलत होते हैं, पता चलने के बावजूद भी ये प्रश्न गलत होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट तुलसीदास, क्योंकि पहले हम इनके बारे में जो महत्वपूर्ण प्रश्न सबसे ज्यादा जो रिपीट हुए हर एग्जाम में जो पूछे गए हम उनको ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है? तुलसीदास जी द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रमाणिक है। कितने ग्रंथ हैं? 12 ग्रंथ तुलसीदास जी के क्या माने गए? प्रमाणिक ग्रंथ माने गए, जिनमें रामचरितमानस को प्रमुख रचना माना गया, जो कि अपने आप में एक धार्मिक रचना है। प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? विनय पत्रिका ब्रज भाषा में, कवितावली ब्रज भाषा में, गीतावली ब्रज भाषा में, इसके बाद दोहावली, जानकी मंगल है, रामलता नहुस है, रामचरितमानस है, विराग संदीपनी, पार्वती मंगल अवधी भाषा में। तो ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं में लिखने का कारण की वजह से ही इनको कहा गया एक राम घनश्याम ते चातक तुलसीदास। यानी कि तुलसीदास जी को राम और घनश्याम दोनों प्रिय थे। तो एक राम घनश्याम, घनश्याम किसे कह रहे? भगवान श्री कृष्ण। तो यहाँ विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली के अंदर ब्रज भाषा का प्रयोग करना और भगवान श्री कृष्ण को प्यारे दोस्तों आराध्य देव के रूप में उनकी यहाँ महिमा का वर्णन करना और साथ के साथ राम के आदर्श को स्थापित करना, ये तुलसीदास की एक बड़ी उपलब्धि रही है। तो यहाँ जो 12 प्रमुख ग्रंथ माने गए उनमें से ये 12 प्रमुख ग्रंथ हैं। इनमें से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। काव्य मानस इन्होंने लिखा है, अवधि में है। कृष्ण काव्य है ब्रज भाषा में। तो अवधि और ब्रज के बेजोड़ कवि जो माने जाते हैं वो है तुलसीदास जी। मीराबाई है, नरसिंह जी का मायरा इनकी रचना है, प्रसिद्ध रचना है नरसिंह जी का मायरा। राग गोविंद एक गीत गोविंद है, वो जयदेव की रचना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है।
एक यहाँ राग गोविंद है, ये मीराबाई की। एक गीत गोविंद की टीका है। तो गीत गोविंद रचना जयदेव की है, लेकिन गीत गोविंद की जो टीका है प्यारे दोस्तों, आपको ध्यान, गीत गोविंद की टीका ये मीराबाई की रचना है। राग सोरठा के पद जो हैं मीराबाई की रचनाओं में है, ध्यान रखना है। मीराबाई की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? मर्सी जी का मायरा, राग गोविंद है, गीत गोविंद की टीका है, राग सोरठा के पद है। रहीमदास अकबर के प्रधान सेनापति थे। किसके दरबार में रहते थे? अकबर में। कौन सा पद था इनके पास? प्रधान सेनापति। मंत्री भी बने, ठीक है। जो अकबर के 9 रत्न थे, उन 9 रत्नों में से एक थे रहीम। अकबर ने इन्हें खान खाना की उपाधि दी। निम्नलिखित में से किस कवि को खान खाना के नाम से जाना जाता है? खान खाना की उपाधि किसको दी गई? ठीक है, किसने दी? रहीम को दी। किसने दी? अकबर ने दी। प्रमुख रचनाएं क्या है? बिहारी सतसई है, मदनाष्टक है, बरवे है, नायिका है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। 20 अगस्त को आपका कौन सा एग्जाम है? सीटेट का। सीटेट में इसमें से एक भी पर्सन नहीं आएगा। अगर आप सीटेट के हिसाब से इसको तैयार कर रहे हो तो यहाँ एक पर्सन, मैंने क्या कहा, हिंदी स्पेशल के तमाम बैच कभी भी एक भर्ती को टारगेट करके नहीं लाए जाते हैं। इसमें अलग अलग स्टेट में सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम जिसमें भी हिंदी पूछी जाती है प्यारे दोस्तों, वो सारी हिंदी यहाँ कंप्लीट होती है, लेकिन सीक्वेंस में। अब हमने स्टार्टिंग में आपको बहुत सारी इस तरह की क्लासें दी जिनसे ज्यादा प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं, क्योंकि मैं एक ही साथ साहित्य अगर कराता आगे बढ़ूं तो भी चीजें नीरस हो जाएगी। बहुत सारे बच्चे इंटरेस्ट उसमें रुचि पे नहीं उत्पन्न कर पाएंगे। इसीलिए जानबूझ के मैं तीनों सेक्शन पे थोड़ी थोड़ी क्लास दे के चीजों को लेके आगे बढ़ता हूँ। तो यानी कि हिंदी के हमारे अपने आप में 6 अलग अलग सेक्शनों के अंदर मैंने पूरी हिंदी को विभाजित किया है। जैसे शब्दावली को मैं एक अलग जो है प्रकरण मानता हूँ, टॉपिक है, जिसके अंदर विलोम शब्द, पर्यायवाची, एकार्थी, अनेकार्थी, श्रुति, संवेदनार्थक शब्द और वर्तनी आती है। ऐसे ही हिंदी व्याकरण एक अलग सेक्शन है, हिंदी साहित्य एक अलग सेक्शन है, हिंदी विविध एक अलग सेक्शन है, हिंदी शिक्षण शास्त्र एक अलग सेक्शन है। तो उन तमाम सेक्शनों को लेके ही हम चीजों को आगे बढ़ते हैं ताकि बच्चों की रुचि भी बनी रहे, क्योंकि यहाँ हर किसी का ध्यान रखना पड़ता है। एक बच्चा बहुत ज्यादा करीम होता है, इन सब बेसिक चीजों को जानता है। एक बच्चा उसने बैच इसलिए खरीदा कि उसकी हिंदी बिल्कुल नील है, और वो बाई चांस बाद में देखा कि हिंदी में बहुत ज्यादा पोस्टें आती है, हर एग्जाम में हिंदी पूछी जा रही है, तो इसलिए वो बाद में हिंदी सब्जेक्ट के साथ आता है पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे या फिर ग्रेजुएशन लेवल पे, बिना रुचि के होते हुए भी। तो उन बच्चों को भी साथ लेके चलना जरूरी होता है। तो अकबर ने इन्हें खान खाना की उपाधि दी है। प्रमुख रचनाएं हैं, रहीम सतसई है, ठीक है, मदन अष्टाक है, बरवे नायिका, ये सब किसकी रचना है? रहीम की। बिहारी ये प्रमुख रूप से श्रृंगार रस के कवि है। तो प्रमुख रूप से किसके कवि है? श्रृंगार रस के कवि है, जबकि सूरदास श्रृंगार और वात्सल्य दोनों के थे। इनकी एकमात्र रचना है बिहारी सतसई। तो एकमात्र का मतलब क्या है कि एक के अलावा इन्होंने लिखी नहीं, इनकी एक रचना है, और वो कौन सी है? बिहारी सतसई है। ठीक है, इसके बाद है मैथिली शरण गुप्त। इन्हें राष्ट्रकवि का सम्मान दिया गया महात्मा गांधी के द्वारा। अब राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर को भी कहा जाता है, ठीक है, लेकिन महात्मा गांधी के अनुसार महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त की एक रचना है भारत भारती। कौन सी रचना? भारत भारती के कारण भारत भारती को पढ़ने के बाद मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि से सम्मानित किया। तो इन्हें राष्ट्रकवि भी कहा जाता है। ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना काव्य गुरु मानते हैं। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी कौन थे? मैथिली शरण गुप्त के गुरु का नाम। ठीक है, तो मैथिली शरण गुप्त के गुरु कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इनको काव्य गुरु मानते हैं, इनसे इन्होंने लिखना सीखा। ये 15 वर्ष तक भारतीय संसद के मनोनीत सदस्य भी रहे। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा लेखक है, रचनाकार है, जो 12 वर्ष तक, 15 नहीं है सॉरी, जो 12 वर्ष तक भारतीय संसद का राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, क्योंकि लोकसभा में मनोनीत नहीं होते, राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा अलग अलग क्षेत्र से, साहित्य के क्षेत्र से, शिक्षा के क्षेत्र से, चिकित्सा के क्षेत्र से, खेल के क्षेत्र से राष्ट्रपति के द्वारा सदस्य मनोनीत होते हैं। तो प्यारे दोस्तों, राम मैथिली शरण गुप्त वो सदस्य रहे हैं राज्यसभा के 12 वर्ष तक, जो साहित्य के द्वारा चुने गए, साहित्य के क्षेत्र की वजह से चुने गए।
रचनाएं इनकी जो प्रसिद्ध है वो साकेत है महाकाव्य के रूप में, यशोधरा है, भारत भारती है जिसकी वजह से महात्मा गांधी ने इनको राष्ट्रकवि कहा, जयद्रथ वध है, द्वार पर है, पंचवटी, ये प्रसिद्ध रचनाएं। ये जरूरी नहीं केवल यही रचनाएं इन्होंने लिखी, लेकिन पेपर की दृष्टि से बार बार यही रचनाएं पूछी जा रही है और ये फिर हम गलत भी करके आते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या है, महाकाव्य है साकेत, यशोधरा है, भारत भारती है, जयद्रथ वध है, द्वार पर, और पंचवटी, ये सब मैथिली शरणगुप्त की रचनाएं। इसके अलावा जयशंकर प्रसाद हैं, छायावाद के 4 स्तंभों में से इनको सर्वोपरि माना जाता है। उम्र के लिहाज से अपने आप में चारों में बड़े थे। 4 कौन कौन से, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद। उनमें जयशंकर प्रसाद सबसे सीनियर रहे रचनाओं की दृष्टि से भी, और छायावाद के 4 स्तंभों में वास्तव में इन्होंने एक बड़ा भूमिका निभाई। छायावाद की श्रेष्ठ रचना जो मानी जाती है, छायावाद की सर्वश्रेष्ठ रचना जो है वो है कामयानी, जो कि एक महाकाव्य है। इसके बाद आंसू इनकी रचना है, झरना है, लहर है, चंद्रगुप्त नाटक है, स्कंदगुप्त नाटक है, अज्ञात शत्रु नाटक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक राज्यश्री नाटक है, तो चंद्रगुप्त ऐतिहासिक नाटक है, राज्यश्री आपको ये ध्यान रखना है इनका पहला नाटक है जो ऐतिहासिक नाटकों में आता है। तो राज्यश्री इनका पहला नाटक है। ऐसे जयशंकर प्रसाद की ग्राम जो कहानी है, तो वो अपने आप में इनकी ग्राम कहानी पहली कहानी है जयशंकर प्रसाद की। तो इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा जयशंकर प्रसाद का पहला महाकाव्य, राइट आंसर है कामयानी। फिर आपसे पूछा जाएगा कि जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी, तो आप कहोगे ग्राम। जयशंकर प्रसाद का पहला ऐतिहासिक नाटक, तो वो क्या है, राज्यश्री। और कौन है नाटकों में, चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है, अज्ञात शत्रु है। ठीक है, इसके बाद तितली, कानन कुसुम, ठीक है, प्रेम पथिक, जन्मेजय का नाग यज्ञ, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कंकाल, इरावती, ये अपूर्ण रचना है। इरावती क्या है, ये अपूर्ण रचना है जयशंकर प्रसाद की, ये पूरी नहीं हुई है। ठीक है, ये अपूर्ण रचना है। कई बार इस तरह का प्रश्न भी पूछा गया है, जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना अभी अपूर्ण है, अर्थात पूरी नहीं हुई है। आकाश दीप, धुर स्वामिनी, छाया, आंधी, इंद्रजाल, अनेक बार पूछी जा चुकी है रचना इंद्रजाल। ठीक है, ये सब जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में आते हैं। अभी हमारा मकसद क्या है, केवल प्रसिद्ध कवि लेखक और उनकी प्रसिद्ध रचनाओं को करना। तो एक प्रश्न ही है, जब अलग तरह के प्रश्न आएंगे फिर उसको लेंगे। तो यहाँ हमें हिंदी साहित्य को क्वेश्चंस की प्रश्न की वैरायटी के आधार पर आगे लेके बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जी, आपका क्वेश्चंस क्या है वो तो नहीं आया इसमें। ठीक है, दोबारा से आप कमेंट कीजिए। बहुत सारे बच्चे एक साथ लाइव होके क्लास देखते हैं, तो कई बार बच्चों के कमेंट निकल जाते हैं। तो आप जो भी पूछना चाहते हैं उसको दोबारा से आप कमेंट बॉक्स में कीजिए। ठीक है, ताकि मैं उसको पढ़ पाऊँ। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला प्रमुख रचनाएं हैं, तुलसीदास इन्होंने लिखी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। ठीक है, तो यहाँ तुलसीदास कवि का नाम नहीं है बल्कि रचना का नाम है। अनामिका रचना है, परिमल रचना, गीतिका है, कुकुरमुत्ता है, नए पत्ते। तो ये आपको ध्यान रखना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो कविता का संग्रह है वो नए पत्ते के नाम से है। तो तुलसीदास, अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते, ये सब क्या है, तुलसीदास की रचनाएं हैं। जी जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हर एग्जाम में आते हैं, बस संख्या कहीं कम होती है कहीं ज्यादा होती है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहाँ हिंदी के प्रसिद्ध कवि लेखक उनकी रचनाएं ना पूछी जाती हो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान। जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होते हैं तो उसमें अलग तरह का साहित्य है, वहाँ पे हमें जो है इनके बारे में लिखना होता है, साहित्यिक विधाओं के बारे में। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव टाइप कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वो ऑनलाइन हो या आपका ऑफलाइन हो, हिंदी साहित्य से प्रश्न हमेशा आते हैं। ये जो चीजें आप मेरे से पूछ रहे हैं सर जी फली भर्ती में आता है, तो इसका मतलब आप अभी स्टार्टिंग फेज में हो। क्योंकि अगर आपने किसी चीज में फार्म भरना है या भर चुके हो और उसका सिलेबस आपके पास नहीं है, जब आपकी एज हो जाती है 18 साल, तो सबसे पहला काम आपका ये है कि जो आपने डिग्री हासिल की है, जो आपके पास सर्टिफिकेट है या जो आगे आप डिग्री ले रहे हो, तो आपके पास चांस कहाँ कहाँ बनते हैं भर्ती होने के। फिर उन भर्ती का सिलेबस क्या है, फिर प्रीवियस क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है, तब जाके आपकी सही चीजें प्रोसेस में आएगी।
बहुत सारे बच्चे हैं, एज हो गई है, लोग फार्म भर रहे हैं, हम भी भर रहे हैं, तो ठीक है पड़ोसी की नौकरी लग गई, चलो हम भी नौकरी ले लेते हैं। इस तरीके से 4 से 5 साल तक आप झूलते रहोगे, इधर से उधर भर्ती नहीं हो पाएंगे। पहला काम क्या है, जब आपके 18 साल 21 साल एज हो गई तो इसका मतलब आप मैक्सिमम भर्तियों में फार्म अप्लाई कर सकते हैं। और फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि जो आपके पास सर्टिफिकेट हैं, डिग्रियां हैं, डिप्लोमा है, उसके आधार पे आपके चांस बनते कहाँ हैं फार्म भरने के। जब आप फार्म भरने की सोच रहे हो या फार्म भर चुके हो, उसके बाद का काम फिर आपका ये होता है कि उसका भर्ती का सिलेबस क्या है जिसमें आप भर्ती होना चाहते हो। और फिर जब सिलेबस आप जान लो, फिर ये देखो कि उस सिलेबस से किस तरह के प्रश्न प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में पूछे गए। और ये सारा काम स्टूडेंट को करना होता है। अब आज की डेट में मैंने देखा है 18 से 25 साल के बच्चे हो जाते हैं, माँ बाप उंगली पकड़ के सेंटर पे ले जाते हैं पेपर दिलवाने के लिए। अब बहुत सारी लेडीज ऐसी है, घर में छोटे बच्चे हैं, बेचारी बड़ा मैनेज करके वो खुद पेपर देने जाती है, क्योंकि उन्हें संघर्ष झेले हैं, नौकरी मिलनी भी उसी को है। लेकिन जो अभी भी माँ बाप की टीचर की उंगली पकड़ के 18 साल बाद भी जो चल रही हैं, तो वो अपनी तैयारी समझो कि आपको 2026-27 तक का वक्त लगेगा सरकारी नौकरी लेने में। तो कुछ चीज ऐसी है जो आपको पहले करनी पड़ेगी, ठीक है, और वो अपने लेवल पे करनी पड़ेगी। दूसरे की बनी बनाई खीर खाओगे तो ये आपको ध्यान रखना, इतने भाग्य इतनी किस्मत आपकी तेज नहीं है कि टीचर के मुंह से कुछ निकला और वो मंत्र बन गया और उसने जादू कर दिया। इसमें तो टीचर का काम क्या है कि ये समझाना कि हम पूरे साहित्य पे कमांड नहीं कर सकते, और 2 महीने 1 महीने 15 दिन में तो बिल्कुल नहीं कर सकते। तो फिर आखिरकार इसका रास्ता क्या है कि इतना बड़ा साहित्य है, तो फिर उसमें से कुछ चीज इस तरह से ली जाए जिन प्रश्नों की संख्या ज्यादा होती है, जिनकी तादाद ज्यादा होती है, तो उन प्रश्नों को करो। अपने आप में साहित्य का ही ये पूरा का पूरा सेक्शन मैं कह रहा हूं 1 साल तक पढ़ाया जा सकता है, और कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे एक्स्ट्रा पढ़ा दिया गया या मुझे बहुत ज्यादा पढ़ा दिया गया। तो इसलिए समस्या यहाँ ये है कि लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर आपके पास नहीं है, सिलेबस की क्लियरिटी आज तक नहीं हुई है, और भर्ती होना चाहते हो, और सारा दोष किसका है, फिर टीचर का है। टीचर ने ये नहीं बताया, टीचर ने ये नहीं कराया, टीचर ने ये नहीं दिया, ठीक है, क्योंकि बच्चे को तो कुछ करना नहीं था, बच्चे को तो इतना करना था माँ बाप के पॉकेट में से पैसा ला के कैरियर बिल पे दे देना था, बस बात खत्म, माँ बाप की ड्यूटी पूरी। इधर फिर यहाँ टीचर पे जिम्मेदारी डाल दी, बच्चे को कुछ नहीं किया। बच्चा असफल हो रहा है तो टीचर की गलती है, वो फार्म नहीं भर पाया तो माँ बाप की गलती है, सरकारी नौकरी नहीं ले पाया तो सरकार की गलती है, बच्चे की कहीं गलती नहीं है। बच्चा तो देवता पैदा हुआ था धरती पे आगे, ठीक है, उसको थोड़ा ही कुछ करना है, वो तो देवता था। उसकी सरकार को, राज्य सरकार केंद्र सरकार को पूजा करनी थी, टीचरों को भी उसको देवता के रूप में मान के उसकी सारी बातों को पालन करके उसको पढ़ाना था जैसा वो चाहे। एक बच्चा चाह रहा है साहित्य पढ़े, एक चाह रहा है ग्रामर पढ़े, एक का मन कर रहा है हम हिंदी शिक्षण शास्त्र पढ़ ले, एक का मन कर रहा है संज्ञा पढ़ ले, एक का मन कर रहा है कोई दूसरा टॉपिक। तो टीचर तो अपने आप में नारद हो गया है, कभी इस देवता के पास, कभी उस देवता के पास, कभी उस देवता के पास। टीचर को टीचर छोड़ा कहाँ आप लोगों ने, ठीक है, टीचर को तो नारद बना दिया, जय हो अपना लेके। कभी वो आज संज्ञा बजा रहा है, कभी हिंदी साहित्य बजा रहा है। कभी टीचर के लेवल पे आके सोचा आप लोगों ने? आप में से बहुत सारे लोग टीचर बनेंगे, ठीक है, लेकिन जब आप जाओगे रियल लाइफ में बच्चे को किस तरीके से सबको हैंडल करना है, और आपको तो 40-50 बच्चे मिलेंगे, यहाँ तो 6-7 हजार बच्चों को पढ़ा रहे हैं एक साथ, और उनमें से बहुत सारे बच्चों के कमेंट आते हैं, यहाँ बहुत सारे तो करते ही नहीं, बेचारे चुपचाप पढ़ते रहते हैं, क्योंकि उनको पता है आखिरकार अल्टीमेटली हमें मेहनत खुद करनी है। कुछ चीजें ऐसी है जो हमारे अपने लेवल पर ही चीजें होगी, तो इसीलिए थोड़ा सा मैच्योरिटी दिखाओ, क्योंकि वैसे तो आप डिमांड करते हो ऐसी समाज में, अपने आप को इतना सम्मान इज्जत चाहते हो कि हमें मिलना चाहिए, लेकिन जब कुछ करने की बारी आती है, अचीवमेंट हासिल करने की बारी आती है, तो वो अचीवमेंट हासिल कोई और करा दे आपको। तो क्या है, तुलसीदास, अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते, ये सब क्या है, जयशंकर प्रसाद की रचनाएं। सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। अभी मैं एक क्लास ले रहा था हिंदी भाई और अनुसार यूट्यूब चैनल पर, उसमें भी ये प्रश्न था, सुकुमार कवि, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत को। क्यों कहा जाता है? एक तो संस्कृत के अंतर्गत संस्कृत साहित्य में कालिदास, और हिंदी साहित्य के अंतर्गत सुमित्रा नंदन पंत, दो ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने प्रकृति के जो घटक है, प्रकृति के जो हमारे तत्व है, पेड़ पौधे, नाले, पर्वत, नदी, पहाड़,
ठीक है, हमारे जो पशु पक्षी है, तो ये सब प्रकृति के घटक है एक तरह से। तो इन सब को पात्र बनाकर, इन सब के प्रसंगों को उठाकर अपनी रचनाओं में जो जगह दी इन्होंने, और जो इंसान को जागरूक करने की कोशिश की है, इन जीवन के रहस्यों को खोलने की कोशिश की है, सही जीवन को यथार्थ जीवन में रखकर समझाने की कोशिश हुई है सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा हिंदी साहित्य में, जिसकी वजह से इनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। पंत जी पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित हैं। तो एक तो सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार तो मिल ही चुका है चितंबरा रचना पर, साथ के साथ भारत सरकार के द्वारा पद्म विभूषण दिया गया। चितंबरा रचना जो है इनकी, ठीक है, हिंदी के अंदर पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार आया। वैसे तो वो चौथा ज्ञानपीठ पुरस्कार था, क्योंकि ज्ञानपीठ पुरस्कार अनेक भाषाओं में दिए जाते हैं। तो ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार आया, ये चितंबरा रचना को मिला इनकी, ठीक है। प्रमुख रचनाओं में वीणा है, पल्लव है, ग्रंथि है, गुंजन है, युगांत है और युगवाणी है। तो ये सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। कुछ वर्षों तक उत्तर प्रदेश विधान परिषद के मनोनीत सदस्य रही। तो ये आपको ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद, ठीक है। तो एक तो विधानसभा होती है, एक विधान परिषद है। विधान परिषद में भी राज्यसभा की तरह सदस्यों को मनोनीत किया जाता है अलग अलग क्षेत्र से। तो इसके बाद है महादेवी वर्मा, राष्ट्रपति के द्वारा पद्म विभूषण इनको भी मिला है, ठीक है। तो भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। प्रदान कौन करेगा? राष्ट्रपति के हाथों से, ठीक है। तो राष्ट्रपति के हाथों से पद्म विभूषण किसको मिला है? एक तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे सुमित्रा नंदन पंत, और दूसरा फिर यहाँ पे महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीराबाई कहा जाता है, या आधुनिक मीरा कहते हैं, क्योंकि आदि जो कवित्री है वो मीराबाई को कहते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, दक्षिण भारत की जो मीरा कहा जाता है वो आंडाल कन्या को कहा जाता है, जिसका दूसरा नाम गोदा भगतनी भी है। तो लेकिन आधुनिक जो मीरा है वो महादेवी वर्मा को कहा जाता है। तो गीतात्मक काव्यकृति यामा है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला है यामा पर, ठीक है। इंग्लैंड की प्रधानमंत्री द्वारा प्रदान किया गया। किसके द्वारा प्रदान किया गया? इंग्लैंड की प्रधानमंत्री के द्वारा ये दिया गया है यामा रचना पर। प्रमुख रचनाओं में यामा है। निहार इनकी पहली रचना है, जो कि अनेक कविताओं का संग्रह है। तो निहार क्या है? संग्रह, यानी कि बहुत सारी रचनाओं को एक जगह रख दिया, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है? संग्रह कहलाता है। तो निहार इनकी पहली रचना है महादेवी वर्मा की। यामा वो रचना है जिस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। रश्मि है, निर्जा है, सांध्य गीत है, दीप शिखा इनकी प्रसिद्ध रचनाएं। गद्य रचनाओं में क्षमता है, अतीत के चलचित्र है। तो ये जो रेखा चित्र संस्मरण है, उस विधा को सबसे ज्यादा इन्होंने ही आगे बढ़ाया। तो अतीत के चलचित्र है, पथ के साथी है, स्मृति की रेखाएं हैं और मेरा परिवार, ये गद्य रचनाएं हैं। अर्थात ये सारे रेखा चित्र संस्मरण में लिखे गए। तो दो हिंदी की जो विधाएं हैं, एक तो रेखा चित्र है, जैसे फणीश्वर नाथ रेणु को आंचलिक उपन्यास के अंतर्गत सबसे बड़ी जगह मिली है। ऐसी एक प्यारे दोस्तों हिंदी की विधा है रेखा चित्र, जहां हम शब्दों को, सेंटेंसों को, अनुच्छेदों को इस तरीके से रखते हैं कि जो लोग उनको पढ़ते हैं तो उनको लग रहा है कि मेरे सामने ही घटना घटित हुई है, अर्थात शब्दों के माध्यम से वहां चित्र प्रस्तुत होने लगते हैं। और दूसरा है संस्मरण। इन दो विधाओं पर, रेखा चित्र और संस्मरण, ये हिंदी की अनेक विधाएं हैं, जैसे नाटक है, कहानी है, उपन्यास है। ऐसे रेखा चित्र और संस्मरण भी है, डायरी भी है, यात्रा वर्त भी है। तो इन पर सबसे ज्यादा बढ़िया जो काम किया, अच्छी रचनाएं जो आई है, वो महादेवी वर्मा की आई है। इसके बाद माखनलाल चतुर्वेदी वीर रस के कवि हैं, और इनको भी जो है राष्ट्रपति के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा पद्म विभूषण की उपाधि दी गई। पहला हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में जो प्रदान किया वो माखनलाल चतुर्वेदी को, इनकी हिम तरंगणी जो रचना है। तो हिम तरंगणी रचना किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की है। पहला हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार? प्रथम हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार। राष्ट्रीय कविताओं के कारण इन्हें भारतीय आत्मा कहा जाता है। एक भारतीय आत्मा के नाम से ये प्रसिद्ध है। अनेक बार ये प्रश्न पूछा गया। राष्ट्रीय कविताओं का मतलब है राष्ट्र के धरातल पर वीर रस में जो इन्होंने अपनी कविताएं लिखी है, ठीक है, जैसे पुष्प की अभिलाषाएं हैं, ठीक है। तो एक भारतीय आत्मा इनको कहा जाता है, के नाम से पुकारा जाता है, इनकी उपाधि है। प्रमुख रचनाओं में हिम तरंगणी तो है ही, हिम कीर्तनी भी है, ठीक है। माता, युग, चरण, समर्पण, वेणु, लोगोंजे, ये सारी की सारी माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं हैं। रामधारी सिंह दिनकर। अगर यहाँ तक जो चीजें हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही है तो एक बार सारे स्टूडेंट प्यारे दोस्तों आप ओके कीजिए, यस कीजिए। अगर यहाँ तक ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही है
तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए, क्योंकि ऐसा तो कोई पेपर नहीं है कि इस क्लास से आपके पेपर में पर्सन ना हो। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको सही करके आ रहे हो या फिर गलत करके। मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि मैं वो चीज पढ़ाऊं जो आपके पेपर में आए। ज्यादा पढ़ाना ना तो मेरा मकसद रहा है और ना कभी मैं ज्यादा खुद पढ़ा हूं। ठीक है, मैंने तमाम उन लोगों को देखा है जो IAS PCS बने हैं, ठीक है, हिंदी सब्जेक्ट को लेके, संस्कृत सब्जेक्ट को लेके, और उनका बैकग्राउंड हिंदी और संस्कृत था ही नहीं, क्योंकि वो कभी ज्यादा के चक्कर में पड़े ही नहीं। उन्होंने हिंदी संस्कृत को UP PCS और IAS में सब्जेक्ट इसलिए लिया क्योंकि सिलेबस छोटा था। बाकी जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स थे, ज्योग्राफी थे, उनका सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा था। ठीक है, क्लियर, वेरी गुड, चलो जी, क्लियर है यहां तक? किसी को कोई दिक्कत, डाउट? आगे देखो, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार द्वारा, भारत सरकार के द्वारा पद्म विभूषण, एक तो पर्सन हमारा ये बना कि इनको भी पद्म विभूषण की उपाधि मिली हुई है, पद्म विभूषण की उपाधि। दूसरा, रामधारी सिंह दिनकर को भी प्यारे दोस्तों उर्वशी रचना है इनकी, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। कौन सा पुरस्कार मिला है? उर्वशी रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार रामधारी सिंह दिनकर। हालांकि उर्वशी सेम टाइटल से सबसे पहले रचना जो लिखी थी वो जयशंकर प्रसाद ने लिखी थी, तो जयशंकर प्रसाद की पहली रचना मानी जाती है उर्वशी। लेकिन रामधारी सिंह दिनकर तो जयशंकर प्रसाद के बहुत बाद में पैदा हुए, इन्होंने तो काव्य के क्षेत्र में बहुत बाद में काम शुरू किया। इसीलिए आपको ध्यान रखना है, उर्वशी जो रचना फेमस हुई वो हुई रामधारी सिंह दिनकर। अगर उर्वशी रचना पूछी जाए किसकी है, और जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर दोनों हैं, हिंदी के अंदर 150 से ज्यादा टाइटल रचनाएं सेम है, जो अलग अलग समय पर अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा लिखी गई है। ध्यान रखना, 150 से ज्यादा जो है वो क्या है, समान है, समान टाइटल की रचना, जैसे उर्वशी जयशंकर प्रसाद की भी है, रामधारी। लगभग 200 रचनाएं ऐसी है जो मिलते जुलते नामों की हैं। जैसे यहाँ पे दे दिया गीत गोविंद की टीका और गीत गोविंद आ गया, तो गीत गोविंद की टीका और गीत गोविंद में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा। 200 से ज्यादा रचनाएं ऐसी हैं जो मिलती जुलती हैं। अब ये 350 रचनाएं पूरे हिंदी साहित्य को जब हम पढ़ लेते हैं तो कंफ्यूजन रहता है कि आखिरकार ये हमने तो किस किताब में ये पढ़ाई थी, फले टीचर ने तो ये बताया था कि उर्वशी रचना जयशंकर प्रसाद की है, आज दूसरे हिंदी वाले सर बता रहे हैं उर्वशी पे तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, इसी रचना की वजह से इनको पद्म विभूषण की उपाधि भी दी गई, साहित्य के क्षेत्र में काम किया बेजोड़ इन्होंने। तो यानी कि जयशंकर प्रसाद पहले हुए, उन्होंने उर्वशी रचना लिखी, वो ज्यादा फेमस नहीं हुई, उसी नाम को फिर बुनाया रामधारी सिंह दिनकर ने। सेम विषय वस्तु उठाई थी दोनों ने, लेकिन इनके द्वारा एक ही फिल्म बनाई, एक ही आधार की विषय वस्तु पर, किसी की सुपर हो गई और कोई फ्लॉप हो जाती है। तो रामधारी सिंह दिनकर एक तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति है, उर्वशी रचना पर पद्म विभूषण से अलंकृत है। 1952 ईस्वी में भारतीय संसद में राज्यसभा के सदस्य भी ये रहे हैं, मनोनीत सदस्य है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मैथिली शरण गुप्त मनोनीत सदस्य रहेंगे राज्यसभा के। दूसरे व्यक्ति है रामधारी सिंह दिनकर। तो आप अंदाजा लगा सकते हो, एक सरकारी नौकरी करके और एक अच्छे लेखक रचनाकार बन के भी आप राज्यसभा में पहुंच सकते हो। जरूरी नहीं है आपको इलेक्शन लड़ना, बशर्ते आप राष्ट्रीय इंटरनेशनल धरातल पर ऐसा काम करो जिससे वो देश के काम आए। तो 1952 में भारतीय संसद में राज्यसभा के सदस्य। इसके बाद इनकी प्रसिद्ध रचनाएं कुरुक्षेत्र है, रेणुका है, ओंकार है, उर्वशी वही रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार जिसको मिला, रसवंती, रश्मि रथी है, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल है, संस्कृति के 4 अध्याय प्रसिद्ध रचना है इनकी। संस्कृति के 4 अध्याय, ये एक इनका निबंध है, भारतीय संस्कृति का विराट रूप, ये भी आपको ध्यान रखना है, इनकी प्रसिद्ध रचना है। सोहनलाल द्विवेदी, ये भी वीर रस में इन्होंने तमाम रचनाएं लिखी। सोहनलाल द्विवेदी भी वीर रस की, माखनलाल चतुर्वेदी भी वीर रस के हैं। ठीक है, इसके साथ साथ प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान वीर रस की। तो ये वीर रस से परिपूर्ण जो श्रृंगार रस को छोड़कर इन्होंने रचनाएं की है, तो तमाम जिन्होंने वीर रस में रचनाएं की है वो सब प्रसिद्ध हुए, सब फेमस हुए। तो सोहनलाल द्विवेदी की रचना क्या है? भैरवी, ठीक है, पूजा गीत है, युग धारा है, ठीक है, बसंती, दूध पतासा, झरना। अब झरना जयशंकर प्रसाद की भी रचना है, झरना जयशंकर प्रसाद की भी रचना है, लेकिन झरना के नाम से सोहनलाल द्विवेदी ने यहाँ गीत लिखा है। ठीक है, तो यहाँ कुणाल, ठीक है, खंडकाव्य है, वासुदत्ता,
ये प्रबंध काव्य है। और यही वासुदत्ता संस्कृत में, आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, एक नाटक है। तो यहाँ जो प्रबंध काव्य के रूप में लिखा गया वासुदत्ता, यही वासुदत्ता आपको ध्यान रखना है सुबंधु की रचना है, जो कि गद्य रचना है संस्कृत के अंदर। उसी टाइटल को यहाँ भुनाने का काम किया सोहनलाल द्विवेदी ने। तो इसीलिए क्योंकि ये जो जितने भी काव्य हमने लिखे, जितनी किताबें लिखी, ये इनसे पूर्ववर्ती जो कवि रहे हैं, रचनाकार रहे हैं, लेखक रहे हैं, उनकी रचनाओं से ही उन्होंने प्रसंग लिए। जैसे रामायण और महाभारत को आधार बना के संस्कृत में बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए, उसी रामायण महाभारत को आधार बना के हिंदी में बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए, उसी रामायण महाभारत को आधार बना के बहुत सारे सीरियल बने, उसी रामायण महाभारत की कथा वस्तु को लेके बहुत सारी फिल्में बनी। तो कहने का मतलब ये हुआ, अब आप अंदाजा लगा सकते हो कहाँ संस्कृत में एक रचना लिखी सुबंधु ने, गद्य रचना लिखी, ठीक है, और यहाँ सेम टाइटल के नाम से सोहनलाल द्विवेदी ने प्रबंध काव्य लिखा। झरना जो रचना जयशंकर प्रसाद की है, लेकिन झरना जो गीतों का संग्रह है वो किसका है? सोहनलाल द्विवेदी का है। नेक्स्ट, मुंशी प्रेमचंद्र की प्रसिद्ध रचनाएं हैं, ये पूछी जाती है जी। गोदान प्रसिद्ध इनका उपन्यास, गबन है, रंगभूमि है, कर्म भूमि है, कायाकल्प है, सेवा सदन है, प्रेमाश्रय। तो अपने आप में ये कथा सम्राट कहलाते हैं, प्रसिद्ध उपन्यासकार कहलाते हैं। तो अपने आप में इन्होंने कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में डंका बजाया है, ये आपको ध्यान रखना है। इनको कलम का सिपाही भी कहा जाता है। अमृत राय जो इनके लड़के थे, उन्होंने इनकी जीवनी लिखी कलम के सिपाही के नाम से, क्योंकि कलम का सिपाही जो उपाधि दी गई वो मुंशी प्रेमचंद्र जी को दी गई, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। धनपत राय इनके बचपन का नाम था। तो गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्म भूमि, कायाकल्प, सेवा सदन, प्रेमाश्रय, ये सारी इनकी रचनाएं हैं। मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है, इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वो है पद्मावत है, चित्रलेखा है, कहरनामा है, आखिरी कलाम। ये चार रचनाएं किसकी? आप गलती तो आप करोगे, मुझे तो यकीन नहीं है, क्योंकि आप क्या करते हो, आप एक इसको अलग तरीके से पढ़ते हो। कहने का मतलब यही है, जैसे यहाँ पद्मावत, चित्रलेखा, कहरनामा, आखिरी कलाम आ गया। अब ये जायसी की रचनाओं के नाम है। मैंने पढ़ा दिया, आपने पढ़ लिया, काम हो गया आपका खत्म। लेकिन जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बना के इसी में पूछेगा, आप गलत कर बैठोगे। उसके दो रीजन होते हैं। एक तो आप जिंदगी में जब भी आपकी नौकरी लगेगी, जिस डिपार्टमेंट को आप ज्वाइन करोगे, वहां बहुत सारे व्यक्ति पहले से काम कर रहे होंगे। कुछ व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन पाएंगे, 2, 4, 10 जो भी है, लेकिन वहां एक ही दिन में जाके आप सबके नाम याद नहीं कर लोगे। आपकी शादी जहां होगी, उनके परिवार के सभी मेंबरों के नाम आप एक ही दिन में याद नहीं कर लोगे, ठीक है। उनके मोहल्ले पड़ोस वालों को एक ही दिन में नहीं जान जाओगे, लेकिन आप पढ़ते समय टीचर से चाहते हो, खुद भी चाहते हो कि मुझे एक दिन में ही सब कुछ हो जाए। तो ये वही चीज है, जब आप 50 व्यक्तियों के नाम एक दिन में याद नहीं रख पाते, तो इन रचनाओं को कैसे याद रख पाओगे एक बार पढ़ के? इसीलिए मैं एक नहीं 2-2 बार पढ़ा रहा हूं, ठीक है। इसके अलावा भी 3 बार आपको पढ़ने हैं। मैं कह रहा हूं क्वेश्चन तो यही आएंगे, लेकिन आप इसमें से कितने सही करेंगे वो तो आपका काम है, ठीक है। पंचतंत्र, विष्णु शर्मा। तो पंचतंत्र अपने आप में संस्कृत में लिखा गया, तो ये कथा ग्रंथ है। ये क्या है? कथा। हम कहानी को कहते हैं, तो हिंदी में कहानी कहते हैं, संस्कृत में इस कहानी को क्या कहते हैं? कथा कहते हैं। तो ये विष्णु शर्मा की पंचतंत्र कहानी है, जिसमें पशु पक्षियों को पात्र बनाया, नायक नायिका बनाया गया, ठीक है। तो पंचतंत्र की कहानी, इसके बाद एक हितोपदेश रचना है, एक गुणाढ्य की वर्त कथा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। वर्त कथा जो ग्रंथ है हमारे, वो कौन कौन से हैं? एक तो है प्यारे दोस्तों गुणाढ्य के द्वारा लिखित वर्त कथा, वर्त कथा। एक विष्णु शर्मा की क्या है? पंचतंत्र। एक नारायण पंडित, नारायण पंडित हितोपदेश। ये जितनी भी आज तक आपने कहानी पढ़ी है, कथा को क्या कहते हैं? हिंदी में कहानी कहते हैं, इंग्लिश में स्टोरी कहते हैं। जितनी भी कहानी आपने पढ़ी है, तोते की कहानी, खरगोश वाली कहानी, खरगोश कछुए की कहानी, कौवे वाली कहानी, अंगूर खट्टे हैं, लोमड़ी वाली कहानी, कोई भी शेर वाली, चूहे वाली कहानी, एनीथिंग, तो जो भी आपने पढ़ी वे सारी की सारी इन 3 रचनाओं की ही कहानी है। या तो वो वर्त कथा से ली गई है, या वो हितोपदेश से कहानी ली गई है,
या फिर वो पंचतंत्र। इसमें 5 तंत्र है, 5 मतलब 5 योजना, 5 अलग अलग क्या थीम है इसमें। तो उन 5 अलग अलग थीम पर अनेक कहानियां लिखी गई। तो कहने का मतलब, और ये सारी कहानी संस्कृत में लिखी गई, और संस्कृत की इन्हीं कहानी को उठा के तमाम जो हिंदी के हमारे रचनाकार हैं उन्होंने माध्यम बनाया और उनका हिंदी में अनुवाद किया, या फिर उन्हीं को आधार बना के नई तरीके से उन चीजों को व्यवस्थित किया। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, जितनी भी कहानियां, दादा दादी वाली कहानी, नाना नानी वाली कहानी, चाचा चौधरी वाली कहानी, एनीथिंग जितनी भी आज तक आपने सुनी है, वो सारी की सारी कहानियां इस पंचतंत्र, वर्त कथा और हितोपदेश से ली गई है। तो गुणाढ्य ने वर्त कथा लिखी, तमाम कहानी इसके अंदर है। नारायण पंडित ने हितोपदेश वाली रचना लिखी, विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखे, ये कथा ग्रंथ कहलाते हैं। रामचंद्र शुक्ल की प्रसिद्ध रचनाएं चिंतामणि और रस मीमांसा, और दोनों ये चिंतामणि के 3 भाग हैं, ये आपको ध्यान रखना है, कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, और अपने आप में निबंध है, ठीक है। तो इसके साथ साथ प्यारे दोस्तों, रस मीमांसा, रस की साधारणीकरण की व्याख्या हुई है इसमें। तो रस मीमांसा चिंतामणि 2 रचनाएं किसकी, रामचंद्र शुक्ल की है। देवकीनंदन खत्री तिसलमी उपन्यासकार ये माने जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो तिसलमी उपन्यासकारों में इनका जबरदस्त नाम है। तिसलमी उपन्यासकार यानी कि भूत प्रेत जादू टोने आश्चर्यचकित करने वाली अद्भुत रस का वर्णन, अद्भुत रस के वर्णन में सबसे सिद्धस्त ये माने जाते हैं रचनाकार देवकीनंदन खत्री। चंद्रकांत एक ऐसी रचना है जिसको पढ़ने के लिए, जिसके बारे में समझने के लिए बहुत अधिक संख्या में लोगों ने हिंदी को सीखा है। तो कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी रचना है जिसको पढ़ने के लिए लोगों ने बड़ी संख्या में हिंदी को सीखा। तो वो चंद्रकांता है, जिसपे सीरियल भी बना है, ठीक है। लंबे समय तक सीरियल चला, जब हम शायद प्राइमरी या अपर प्राइमरी में पढ़ रहे थे तो उस समय ये चंद्रकांता जो है सीरियल बड़ा हिट होता था और तमाम लोग इसको देखते थे। तो गाजर की कोठरी ये भी देवकीनंदन खत्री की है, नरेंद्र मोहिनी है, कुसुम कुमारी, ये सब किसकी रचनाएं हैं, देवकीनंदन खत्री की रचनाएं हैं। और विद्या सिंह उपाध्याय हरिओद की प्रमुख रचना है, अध खिला फूल है, प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ये जरूरी नहीं है केवल यही रचना इनकी है, इनके अलावा भी बहुत सारी लिखी गई, लेकिन यहाँ पे हम आपको करा रहे हैं प्रसिद्ध कवि, रचना एवं उनके रचनाकार, ठीक है। तो ये क्या है यहाँ पे, अर्ध खिला फूल, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओस, प्रिय प्रवास, ठीक है, अपने आप में प्रसिद्ध रचना है प्रिय प्रवास, ठीक है। खड़ी बोली में लिखा गया पहला महाकाव्य माना जाता है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के द्वारा लिखा गया खड़ी बोली का, हिंदी में खड़ी बोली का पहला प्रमाणिक ग्रंथ है अयोध्या सिंह उपाध्याय। रस कलश है, ठीक है, पदम परसुन है, वेदेही वनवास है, ये रचनाएं हैं। अध खिला फूल है, किसकी है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की। चंद्रवरदाई है, तो अपने आप में रासो जो काव्य परंपरा से रही है, वो आदिकाल जिसको हम वीर गाथा काल कहते हैं, उसके अंदर ही ये रासो परंपरा रही है। तो पृथ्वीराज रासो, जिसके अंदर पृथ्वीराज चौहान के जीवन चरित्र का वर्णन है, जो चंद्रवरदाई के द्वारा किया गया है। अपने आप में इनकी जो भाषा है वो राजस्थानी है, और राजस्थानी के जो रूप मिलते हैं डिंगल और पिंगल के रूप में मिलते हैं। रासो ग्रंथ परंपरा के अंतर्गत ये ग्रंथ आते हैं। मोहम्मद गोरी है, हिंदी कवि हैं, और आदिकाल, ये सब जो रचनाएं लिखी है ये चंद्रवरदाई के द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। फणीश्वर नाथ रेणु, इनको आंचलिक उपन्यास के नाम से जाना जाता है, तो ये आंचलिक उपन्यासकार है। मेला आंचल इनका प्रसिद्ध रचना है, जिसके अंदर बिहार के गांव की जो है, आंचल यहाँ गांव को कहा गया है, आंचल यहाँ गांव देहात की जो ओरिजिनल पृष्ठभूमि है उसका यथार्थ में वर्णन करने को यहाँ पे प्यारे दोस्तों आंचल कहा गया है। तो यहाँ पे बिहार की गांव की जो घटना है उन्हीं की भाषा में, और उन्हीं को हूबहू रख देना यथार्थ, उसमें कोई कल्पना ना करना, कल्पना का सहारा ना लेना, उसको यथार्थता में वर्णन करना ही यहाँ पे प्यारे दोस्तों कहा गया है। फणीश्वर नाथ रेणु को उस वजह से, ठीक है, आंचलिक उपन्यास माना गया। तो जैसी गांव में दिनचर्या है, जैसी उनकी संस्कृति सभ्यता है, जैसा उनका रहन सहन खान पान है, उसी को रचना में उकेर देना यथार्थ धरातल पर, ठीक है, तो वो कहलाया आंचलिक उपन्यासकार। प्रति परिकथा, ठीक है, इसके बाद जुल्लूस है, दीर्घ तपा, ये जो रचनाएं हैं किसकी है, फणीश्वर नाथ रेणु की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। वृंदावन लाल वर्मा की प्रसिद्ध रचनाएं मर्ग नैनी, बहुत बार पूछा जा चुका है, ये आपको ध्यान रखना है, मर्ग नैनी और झांसी की रानी।
तो ये क्या है, वृंदावन लाल वर्मा की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। कभी न कभी ये भी रचना किसकी है, फिर कंचनार जो है वृंदावन लाल की प्रसिद्ध रचनाएं हैं, वृंदावन लाल वर्मा की। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रमुख रचनाएं हैं, कुकुरमुत्ता है, अनामिका है, परिमल है। ये क्या है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसके बाद केशवदास की प्रमुख रचनाएं हैं, कवि प्रिया है, रसिक प्रिया। तो ये कई बार पूछी जा चुकी है, ये आपको ध्यान रखना है। रसिक प्रिया, कवि प्रिया किसकी है, केशवदास की प्रमुख रचनाएं हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन है, तो इन्होंने उर्मिला रचना लिखी है, ये आपको ध्यान रखना है। कुमकुम लिखा है। रश्मि रेखा कई बार पूछी जा चुकी है, रश्मि रेखा रचना किसकी है, बाल कृष्ण शर्मा नवीन की। एक आपको ध्यान रखना है, ठीक है, बालकृष्ण भट्ट है, ठीक है, जिनका हिंदी प्रतीप नामक जिन्होंने एक पत्र लिखा है, लेकिन यहाँ बात हो रही है बालकृष्ण शर्मा नवीन की। तो ये नवीन के नाम से लिखते थे, नवीन इनका उपनाम है। इनकी प्रसिद्ध रचना है रश्मि रेखा। उर्मिला है, उर्मिला यहाँ लक्ष्मण की पत्नी का नाम है, उसके बारे में लिखा गया, ठीक है। कुमकुम है, फिर है अपलक, ये सब है नवीन जी की रचना। यशपाल आधुनिक उपन्यासकारों में ये सर्वोपरि माने जाते हैं। काफी अच्छा इन्होंने वर्णन अपनी रचनाओं में किया है। इनकी जो प्रसिद्ध रचना है, एक तो है झूठा सच, ठीक है, इनकी प्रसिद्ध रचना है। एक है पार्टी कामरेड, ठीक है, ये अपने आप में मार्क्सवादी चिंतन के विचारक माने जाते हैं, कवि माने जाते हैं यशपाल। तो दादा कामरेड इनकी प्रसिद्ध रचना है। झूठा सच है, देशद्रोही है, दिव्या है, पार्टी कामरेड है, मनुष्य के रूप। तो ये आपको कई बार पूछा जाता है, सामंतवादी विचारधारा से संबंधित कवि या फिर ये मार्क्सवादी चिंतन धारा से संबंधित कवि, तो कौन है, यशपाल है। और उन्होंने उन्हीं विषय वस्तु को यहाँ पे उठाया है, यानी कि जहाँ मजदूर और पूंजीपतियों के बीच का जो विद्रोह है, पूंजीपति और मजदूरों के बीच की जो असमानताएं हैं, उन असमानताओं का वर्णन इन्होंने दादा कामरेड, झूठा सच, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कामरेड और मनुष्य के रूप की रचनाओं में किया है। इसके बाद यहाँ सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध रचना झांसी की रानी। और अभी आपने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा, ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया झांसी की रानी वृंदावन लाल वर्मा की रचना, ठीक है। तो सेम टाइटल है, ये आपको ध्यान रखना है, ये पहले हुए। और इसी टाइटल को, क्योंकि झांसी की रानी एक ऐसी चीज है जो भी इस टाइटल को छुएगा वो अपने आप में ही कवि बन जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान झांसी की रानी, ठीक है। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी और बुंदेले हरबोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसे वाली रानी थी। तो ये जो कविता लिखी है वीर रस में, वो सुभद्रा कुमारी चौहान की है। और जो रचना का टाइटल रखा गया, एक तो कविता थी, और जो पुस्तक काव्य लिखा गया झांसी की रानी, वो वृंदावन लाल वर्मा की रचना थी। तो कहने का मतलब कुछ चीजें ऐसी थी, जैसे आज के टाइम में प्रेमचंद्र के बारे में कोई भी को लिख दे वो सुपर हिट हो जाएगा। ऐसे प्राचीन समय में जिसने भी भगवान श्री कृष्ण व श्री राम के ऊपर कुछ लिखा, वही अपने आप में कवि और रचनाकार बन गया। उनके अंदर पोटेंशियल थी, योग्यता थी, वो एक अलग बात है। लेकिन उन्होंने जिस विषय को उठाया, जैसे अगर आप पाकिस्तान की बुराई कर दो भारत में रहेंगे तो आप फेमस हो जाओगे, और भारत में आप पाकिस्तान के जो जिंदाबाद के नारे लगा दो तो वो अपने आप में गलत है, लेकिन फेमस होने के लिए लोग करते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा काम जो अप्रिय ही बेशक हो, फेमस होने के लिए लोग करते हैं। लेकिन इन कवियों ने क्या किया, जो हमारे आदर्श पुरुष रही हैं, ठीक है, जो एक आदर्श नारी रही है, उनको जब विषय बनाया अपनी रचनाओं में, तो स्वाभाविक बात है उसके बारे में तमाम लोग जिज्ञासा रखते हैं और वो उस चीज को पढ़ेंगे। इसलिए सेम टाइटल से अलग अलग समय में अलग अलग नई रचनाएं हमें मिलती है। मुकुल रचना है सुभद्रा कुमारी चौहान। तीरधारा सुभद्रा कुमारी। बिखरे मोती कई बार पूछी जा चुकी है, बिखरे मोती सुभद्रा कुमारी चौहान। तो ये सब वीर रस से परिपूर्ण रचनाएं हैं सुभद्रा कुमारी चौहान की। हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख रचनाएं हैं, मधुशाला है, क्या भूलूं क्या याद करूं। इनका पहली आत्मकथा इनकी मानी जाती है, ऑटोबायोग्राफी। कुछ लोग हिंदी की पहली आत्मकथा भी इसको मानते हैं। इनकी तो अपनी आत्मकथा है ही, कोई एक व्यक्ति दो आत्मकथा नहीं लिखता, केवल एक ही लिखता है अपने बारे में, ऑटोबायोग्राफी, जो अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन ने लिखी है, क्या भूलूं क्या याद करूं। तो कुछ व्यक्तियों के द्वारा, इतिहासकारों के द्वारा, आलोचकों के द्वारा, समीक्षकों के द्वारा क्या भूलूं क्या याद करूं को हिंदी की पहली आत्मकथा माना जाता है। तो अपने आप में अर्धनारीश्वर भी हिंदी की पहली आत्मकथा माना जाता है। कुछ व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग समय पे समीक्षकों ने अलग अलग कारण बताए इसमें। इसके बाद मधु कलश है, निशा निमंत्रण है, मधुबाला है, ये सब रचनाएं किसकी है, हरिवंश राय बच्चन की। मधुशाला है, मधुबाला है,
मधु कलश है, निशा निमंत्रण है, क्या भूलू क्या याद करूं, ये सारी रचनाएं हरिवंश राय बच्चन। धर्मवीर भारती की प्रमुख रचनाएं कनुप्रिया, ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, अंधा युग है, सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता, ये सब क्या है, धर्मवीर भारती है। क्या है, सूरज का 7वां घोड़ा, सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता। आधुनिक कवियों में श्रेष्ठ माने जाते हैं धर्मवीर भारती। इन पे बहुत सारी फिल्में भी बनी है, अंधा युग पे फिल्म बनी, गुनाहों के देवता पे फिल्म बनी है, ठीक है, ठंडा लोहा पे फिल्म बनी है। तो कनुप्रिया, ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, अंधा युग, सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता, तो ये सब धर्मवीर भारती की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रसिद्ध रचनाओं में है, हालांकि ज्यादा नहीं पूछी जाती है इनकी रचना महावीर प्रसाद द्विवेदी की, लेकिन जो रचना है तो उनको एक बार हम जरूर देख लेते हैं। अद्भुत आलाप है, कालिदास की निर्कुशलता है, नेषद चरितम चर्चा है, साहित्य सीकर है, कालिदास और उनकी कविता है, विचार विमर्श है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति है, हिंदी नवरत्न है और नाट्य शास्त्र। और यही नाट्य शास्त्र भरत मुनि ने भी लिखा। तो ये जो नाट्य शास्त्र 36 अध्याय में ये भरत मुनि की भी रचना है और सेम टाइटल से हिंदी के आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा भी लिखा गया। तो यहाँ नेषद चरितम, प्यारे दोस्तों, श्री हर्ष की रचना है नेषद चरितम, संस्कृत के अंदर नेषद चरितम चर्चा महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि महावीर प्रसाद द्विवेदी अपने आप में 19वीं शताब्दी के व्यक्ति रहे हैं, लेकिन उससे पहले तमाम 4वीं शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी तक की अनेक रचनाएं लिखी गई, उन सब का इन्होंने अनुशीलन किया, ठीक है। जिसके आज के टाइम में हम ये कह रहे हैं कि इसने इस टॉपिक पे पीएचडी की है, इसने इस पे थीसिस लिखी है, डिजर्टेशन जमा कराई है, लिखा भी सारे यही तो टॉपिक है, ठीक है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति, ये सारे थीसिस डिजर्टेशन के टॉपिक है। कालिदास की निरंकुशता है, कालिदास और उनकी कविता है, ये सब खोज अनुसंधान के विषय हैं। तो पुराने समय में लोग अपने घर पे बैठ के लिख लेते थे, आज के टाइम में यूनिवर्सिटी में जाते हैं, लाइब्रेरी में बैठ के लिखते हैं। आज इनको पीएचडी की उपाधि दे देते हैं इन्हीं चीजों को। उस समय लोग सौंकिया लिखते थे, क्यों? क्योंकि उनका आईक्यू लेवल जबरदस्त था। तो इसीलिए, क्योंकि आज तो हम कॉपी पेस्ट मार रहे हैं, और कालिदास के बारे में कुछ भी लिखेंगे तो ऑलरेडी कालिदास के बारे में जो 99% पहले लिखा जा चुका है वहीं से जगह जगह कॉपी मारेंगे, उसको कहते हैं पीएचडी। फिर डॉक्टर की उपाधि मिल जाएगी। उसमें 1% होगा आपका, केवल 1%। अब गाइड है, वो भी आपको यही तो गाइड करता है, जिसको आप निर्देशक कह रहे हैं, गाइड कह रहे हैं कि मेरा गाइड तो फलाना प्रोफेसर है। तो फलाना प्रोफेसर यही तो बोलेगा कि कालिदास वो उनकी कविता ले आओ महावीर प्रसाद द्विवेदी की, उसको पढ़ो और वहां से ये चीज उठा के ये चीजें ऐड करो, ठीक है। फिर वो कहेगा कि इसमें कालिदास की निर्कुशलता ये लेके आओ, तो उसमें मिलेगा कालिदास के बारे में। तो कहने का मतलब ये हुआ, मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सच कड़वा होता है। जब मैं ये कहता हूं कि ये एक दिन में पढ़ के नहीं कर सकते आप, पर ये सच्चाई, आप दोबारा से इनके क्वेश्चन करके देखना, जो ऑलरेडी मैंने करा दिए और आपने कर लिए, उन्हीं प्रश्नों को हम बार बार गलत भी कर रहे हैं। तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? अशोक के फूल प्रसिद्ध रचना है, आलोक पर्व है, विचार प्रवाह है, कल्पलता है, कबीर, कुटुज है, सूरदास है, साहित्य का मर्म है, अनाम दास का पोथा है, बाण भट्ट की आत्मकथा, ठीक है। बाण भट्ट संस्कृत के प्रसिद्ध जो है कथा और आख्यायिका लिखने वाले प्रसिद्ध व्यक्तियों में आते हैं। हिंदी गद्य के सबसे सर्वश्रेष्ठ, संस्कृत गद्य के सबसे सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका विचार और वितर्क है, तो वहां विचार और विमर्श था, यहाँ विचार और वितर्क है। देखो अब बहुत सारे बच्चे यही गलती कर लेंगे, विचार और विमर्श किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। सर जी ने तो ये बताया था, सर जी ने तो ये कहा था, विचार और वितर्क। तो विमर्श के स्थान पे वितर्क लिख दिया, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना हो गई, क्योंकि पहले तो महावीर प्रसाद द्विवेदी आए, उन्हीं टाइटल को उठा लिया। कालिदास की लालित्य योजना, तो ये सारी रचनाएं किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। ऐसा नहीं है कि हम जो ये चीजें करा रहे हैं इससे बाहर आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना आपसे पूछ लेगा, ठीक है।
इसके बाद हरिशंकर परसाई हिंदी के पहले व्यंग्यकार माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? पहले हिंदी के व्यंग्यकार माने जाते हैं। इनकी बातों को सीधे सीधे ना रख के इन्होंने घुमा फिरा के रखा, इसको क्या कह रहे हैं? ठीक है, दोनों दिए हैं तो वहां ए और बी दोनों ऑप्शन होगा, अदरवाइज फिर सबको नंबर मिलेंगे। ए और बी दोनों होगा, या फिर एक को गायब कर देगा, एक को ही पूछेगा। जैसे उर्वशी को जो अब तक पूछा गया केवल 2 से 3 बार ही पूछा गया कि उर्वशी रचना जयशंकर प्रसाद, वहां रामधारी सिंह दिनकर दिया ही नहीं था। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग है, बच्चे क्वेश्चन छोड़ के आगे नंबर मिलेगा ही नहीं। अगर वो अटेम्प्ट करके आए हैं और उन्होंने गलत कर दिया, रामधारी सिंह दिनकर भी है, जयशंकर प्रसाद, तब अटेम्प्ट करने पे उनको नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। हरिशंकर परसाई प्रमुख व्यंग्यकार, हिंदी के पहले व्यंग्यकार रहे, इनसे पहले कोई नहीं आया। जैसे उनके दिन फिरे, रानी नागमती की कहानी कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तट की खोज है, भूत के पांव पीछे, ठीक है, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है, ये प्रसिद्ध रचनाएं हैं हरिशंकर परसाई की। हंसते हैं रोते हैं, तब की बात और थी, बेईमानी परत, पगडंडियों का जमाना, और अंत में विकलांग श्रद्धा का दौर। ये राजनीतिक और प्रशासनिक विडंबना पे लिखा गया ग्रंथ। इसके बाद पगडंडियों का जमाना प्रसिद्ध रचना है, जो पूछी गई है वो बता रहा हूं। नागमणि की कहानी, ठीक है, ये अनेक बार रिपीट हुए हैं। सदाचार की ताबीज, ये अनेक बार रिपीट हुई हैं इनकी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। ठिठुरता हुआ गणतंत्र, हरिशंकर परसाई व्यंग के अंतर्गत लिखे गए। तो विकलांग श्रद्धा का दौर, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, पगडंडियों का जमाना, नागमणि की कहानी, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है, हरिशंकर परसाई की ये प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो व्यंग में लिखी गई। तो ये थे प्यारे दोस्तों आज के हमारे प्रसिद्ध कवि लेखक और उनकी रचनाएं। अब इसको दूसरी बार कैसे पढ़ना है? एक ही पीडीएफ को लगातार 2 बार पढ़ने 3 बार पढ़ने से फायदा नहीं है। इन्हीं को दोबारा से फिर इन तरीकों से लेना है आपको। ठीक है, जैसे आज हमने पढ़े हैं, एक बार फिर पढ़ेंगे, कुछ रचनाएं रिपीट होगी और कुछ रचनाएं हमें इसमें एकदम नहीं मिलेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इन तमाम प्रश्नों को इस तरीके से आप करेंगे। ठीक है, अब इसके अंतर्गत दूसरा प्रश्न आपका बना कि ये प्रिय प्रवास रचना कब लिखी गई? तो राइट आंसर है 1914। क्या है? परमंद काव्य है। ठीक है, अब ये दूसरे क्वेश्चंस की वेराइटी है। आधुनिक काल के प्रमुख परमंद काव्य। ठीक है, अब आप ये कहोगे तो वह ठीक है, हमने कर लिया, प्रिय प्रवास, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओस, कामयानी, जयशंकर प्रसाद, कर लिया हमने प्रश्न। लेकिन प्रश्न संख्या 2, ये प्रिय प्रवास, पारिजात, वेदी वनवास क्या है? ये आत्मकथा है, जीवनी है, नाटक है, कहानी है, निबंध है, प्रबंध काव्य है, या फिर ये कथा ग्रंथ है? ठीक है, तो यहाँ क्या है? ये प्रबंध ग्रंथ है। खड़ी बोली का पहली प्रमाणिक रचना मानी जाती है प्रिय प्रवास। कब लिखी गई? 1914 में। पारिजात 1940 में। पहला प्रश्न प्रबंध काव्य। वेदी वनवास 1940। किसने लिखी है रचनाएं? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद ने। जयशंकर प्रसाद, कामयानी प्रबंध काव्य के अंतर्गत आएगा, जिसको हम प्यारे दोस्तों यहाँ महाकाव्य खंड काव्य की श्रेणी में रखते हैं। 1936 में लिखा गया। ठीक है, इसके बाद लोकायतन, सोवियतलैंड नेहरू पुरस्कार मिला इस रचना पे, लोकायतन पे, सुमित्रा नंदन पंत को 1964। देखो ये बात आ गई ना। और उज्जवल ने जो बात कही है ना, वो 1 नंबर की बात है भाई। ठीक है सर, ये पीडीएफ डलवा दो, ये बात, ये अपने आप में 100 रुपया वाली बात हो गई। 100 नंबर 100 रुपया वाली बात हो गई। ये सर पीडीएफ डलवा दो, ये बात बिल्कुल सही है। क्योंकि पीडीएफ डाल देंगे ना, तो इससे फायदा ये होगा कि अब ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जो टीचर अभी पढ़ा रहे हैं और जो दाएं बाएं की चीजें बता रहे हैं ना, उस पर ध्यान देने। पीडीएफ तो मिल ही जाएगी, कल कर लेंगे, कल तो टाइम नहीं मिलेगा, परसों कर लेंगे, पेपर के नजदीक कर लेंगे, पेपर के बाद में भी पढ़ने में काम आएगा। आंसर की तो मिलाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन जो आया था उसका राइट आंसर क्या है। फिर आप कहोगे सर जी आप तो धो 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 के पीटते हो। ठीक है, ये जो बात है ना, मैं यही कह रहा हूं कि ऐसा कैसे हो गया आज कि कोई भी बच्चा पीडीएफ के बारे में चर्चा ही नहीं कर रहा है। आपको पढ़ना थोड़ा ही है, आपको तो चीजें इकट्ठी करनी है। क्या आपके पास जो किताब है उसमें नहीं है ये? क्या आपके पास हिंदी साहित्य का जो कंटेंट है उसमें नहीं है ये? है। लेकिन टीचर ने रंग बिरंगा लेके आए हैं, इसलिए पीडीएफ चाहिए ताकि हम चीजों को इकट्ठी करके रख ले।
अब मेरी समझ में ये नहीं आया कि अब भी वही पढ़ाई हो रही है, और जब आप पीडीएफ लेके पढ़ोगे तब भी वही पढ़ोगे। आप इसको प्यारे दोस्तों वैदेही वनवास को कुछ और नहीं पढ़ लोगे, उस समय अलग तरह का दिमाग काम नहीं करेगा आपका। ठीक है, मैं ये कहा कि एक बार यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, 2 बार अपने आप पढ़ो, और तीसरी बार हिंदी भाई अनुसार चैनल पर जाकर जितनी हिंदी साहित्य की क्लास हैं सारी अटेंड कर लो। इनसे बाहर एक भी पर्सन आगे आके मेरे कान पकड़ लेना, लेकिन कोई नहीं मानेगा, क्योंकि आप में तो तुर्रम कहाँ है ज्यादातर। ठीक है, वो कोली भरने वाली आदत है ना, इतना सामान चाहिए आप, इतने में काम चलेगा ही नहीं। क्योंकि ओरिजिनल जो चीज होती है ना, जो कीमती चीज होती है, वो लोगों के घर में इतनी मिलती है। किसी के घर में 5 किलो घी नहीं होगा, क्योंकि कीमती है। 1,000-1,200 रुपया किलो है ओरिजिनल घी। किसी के घर पे 2 किलो सोना नहीं होगा, क्योंकि कीमती है। लेकिन ये पीडीएफ जो है ना आपके पास 150, 200, 400, 600 के, और जब 600 पीडीएफ मिल जाए तो भी बच्चे कहेंगे सर जी पीडीएफ और दे देना इसकी। तो यहाँ पीडीएफ लेने के लिए बैच परचेज किए थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मिलनी चाहिए, क्योंकि कहां से पढ़ोगे दोबारा तिबारा, लेकिन माइंड सेट देखो क्या है। माइंड सेट ये है कि जब यहाँ हम पढ़ रहे हैं मिलके दोनों, तब तो आपका ध्यान नहीं आ रहा है, ना आपको याद हो रहा है। और जब आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, बाद में जब बैठोगे आप जाएंगे राम रहीम की गुफा में और पूरा समाधि स्थल लगा लोगे, तो यही पीडीएफ घूमने लगेगी आपके चारों तरफ। ठीक है, तो आप पढ़ने के जो तरीके हैं ना, थोड़ा सा उनसे वाकिफ हो। मेरा इन सब के पीछे यही है कि जितने भी स्टूडेंट हैं वो किसी भी तरह इन सब चीजों को अचीव कर ले, उनके पेपर में चीजें आनी हैं और वो कर ले। पुरुषोत्तम राम, ठीक है, 1967 है। सत्यकाम 1975 में ये रचना लिखी गई। लोकायतन पुरुषोत्तम राम, सत्यकाम सुमित्रा नंदन पंत, परमंद काव्य। कामयानी परमंद काव्य 1936। बहुत बार पूछा गया, बहुत बार पूछा गया। ठीक है, हरिओद उपाध्याय परमंद काव्य, प्रिय प्रवास, पारिजात, वैदेही वनवास। ठीक है, ये देखो फिर आगे मैथिली शरण गुप्त परमंद काव्य, जय भारत 1952 में। विष्णु प्रिया। अब आप कैसे करोगे याद, सर जी हमें कैसे होंगे? आप अपने दादा का डेट ऑफ बर्थ निकालो क्या है, फादर का डेट ऑफ बर्थ निकालो क्या है। ठीक है, अपना डेट ऑफ बर्थ याद रखो। फिर इसमें ये देखो आपके दादा के टाइम के कौन थे, फिर ये देखो आपके फादर के टाइम के कौन थे, फिर ये देखो कि आपके टाइम के कौन थे, आपके 20 साल पहले कौन था, आपके फिलहाल का जो समय चल रहा है उससे 30 साल पहले कौन था, तब जाके ये चीजें याद होगी। मैथ में बहुत सारी चीज ऐसी हैं जो आप याद करते हो, तो हिंदी वाले टीचर ने याद करने को कह दिया तो बुरा लग गया आपको। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों कि मैथ में बहुत सारी, लगभग 50% से ज्यादा चीजें मैथ में आप केवल रट्टा मारे हो। ठीक है, और रट के ही उसको याद रखे हो। ठीक है, जितनी कैलकुलेशंस हैं। ठीक है, अब मान के चलो कोई आपसे पूछ रहा है कि ये बताइए जी ये किसके बराबर होगा। ठीक है, तो ये सब स्टार्टिंग में याद किए। पहाड़े 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 चौक 8, ये सब याद किए थे, रटे थे ये सब। क्यों? क्योंकि जब एक नहीं 10 बार जब 2 एकम 2 कर लिया तो अपने आप जीप पे चढ़ गया। अब आज उसी स्पीड से फ्लो में हम फटाफट फटाफट कर लेते हैं। इनका फ्लो बना ही नहीं। क्यों? एक बार पढ़ के चाह रहे हो कि हिंदी साहित्य कंप्लीट हो जाए। तो जब मैथ की तमाम कैलकुलेशन को आज कर पा रहे हो, वो लाइफ में आपने 50 से ज्यादा बार पढ़ी है, तब वो चीजें आपके याद हुई है। जितने भी पहाड़े हैं, कैलकुलेशन है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे इनको एक बार पढ़ने से काम नहीं होगा। विष्णु प्रिय है 1957 ईस्वी। ठीक है, परमंद काव्य, साकेत परमंद काव्य 1931, यशोधरा 1932। मैथिली शरण गुप्त की रचना है। श्याम नारायण पांडे बहुत बार पूछी गई, तो हल्दी घाटी जो रचना है वो श्याम नारायण पांडे की है, 1941 में लिखी गई। जोहर 1945 में ये रचना लिखी गई, श्याम नारायण पांडे की प्रबंध काव्य। रामधारी सिंह दिनकर कुरुक्षेत्र है 1940 है। रश्मि रथी है 1952 है। उर्वशी रचना रामधारी सिंह दिनकर 1961 में लिखी गई रचना है रामधारी सिंह दिनकर की। इसके बाद सियाराम गुप्त की रचना है उन्मुख 1940 में है। ठीक है, उन्मुख 1900। अब जैसे मैंने पीछे सियाराम शरण गुप्त को नहीं किया था क्योंकि वहां उस तरह से क्वेश्चन नहीं बना,
जब प्रबंध काव्य पूछेगा तो लेगा वो, जब वो सन पूछेगा तो लेगा सियाराम गुप्त को। तो उन्मुक्त रचना सियाराम गुप्त की है 1940 में। मोहन लाल महतो वियोगी आर्यवर्त है 1943 में। गुरु भगत सिंह की रचना है नूरजहां 1935 में। विक्रमादित्य 1944 में गुरु भगत सिंह की रचना। केदारनाथ मिश्र प्रभात केकई रचना 1950 में। फिर है ऋतभरा रचना। इसके बाद प्यारे दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना 1957 में, ठीक है, केदारनाथ मिश्र। धर्मवीर भारती है अंधा युग है प्रबंध काव्य 1955 में। कनु प्रिया 1959 में धर्मवीर भारती के द्वारा लिखी गई रचनाएं। तो ये क्या करने हैं आपको, इनके सन याद करने हैं, बाकी कराएंगे प्यारे दोस्तों कल वाली क्लास में, ठीक है। ये कल हम कंप्लीट कर देंगे ताकि इनके सन याद हो जाए, इनकी रचनाएं, क्योंकि वहां हमने अलग रचनाएं ली, वहां हमने इनमें से किसी का भी प्रयोग नहीं किया था। ना हमने वहां द्वारका प्रसाद, बलदेव प्रसाद मिश्र, उदय शंकर, रघुवीर शरण, ठाकुर प्रसाद, नरेंद्र शर्मा, किसी की चर्चा हमने, पिछले जो हिंदी के प्रसिद्ध कवि लेखक हैं वहां उन्हीं से प्रश्न आएगा, यहाँ इनसे प्रश्न आएगा, इसलिए इन चीजों को करना बेहद ज्यादा जरूरी है। तो क्वेश्चंस की वैरायटी के आधार पर, बनने वाले प्रश्नों की प्रकृति के आधार पे हम अपने हिंदी साहित्य को आगे लेके बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। अगर आपको कोई दुविधा है, कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपनी बातों को रख सकते हैं। चलो सर, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट हिंदी में हूँ, बुक लेनी है PY, क्यों? बुक की आवश्यकता नहीं है, आप बुक तब लेना जब आप पहले यहाँ जो क्लासें हैं सारी अटेंड कर लो, इसके साथ हिंदी बायो अनुसार चैनल पर सारी दूसरी क्लासें अटेंड कर लो, उसके बाद जो मर्जी आप करना, क्योंकि जो ओरिजिनल चीज है, बात समझो, यहाँ आपको लॉजिक बताया जा रहा है, बैकग्राउंड बताया जा रहा है, दाएं बाएं की छोटी छोटी चीजें बताई जा रही है काम की, ठीक है। जब आप अपने से पढ़ोगे तो एक बार दो बार पढ़ के काम नहीं चलेगा, आपको इनको एक नहीं बल्कि 5 बार पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपके ये सारी चीजें आपके जहन में होगी, आपके ब्रेन में सेव होगी। क्योंकि वहां आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और उन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों को करने के लिए ब्रेन की मेमोरी में चीजों का एक बार जाना जरूरी होता है, और जब वो चली गई तो उस समय वो क्लिक करके तुरंत निकाल के आपको देगा, उसी के आधार पे आपको अपना आंसर राइट करना है, फिर आंसर बदलना नहीं है। मुझे तो B लग रहा है, मुझे तो C लग रहा है, मैंने तो B भी पढ़ा है, C भी। फर्स्ट टाइम क्वेश्चन रीड होने पर ब्रेन जो निकाल के दे उसी को आपको राइट आंसर मानना है, क्योंकि यही वे पर्सन है जो आपने पढ़े भी होते हैं, जिनके बारे में आपको जानकारी भी होती है, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन में आप इन प्रश्नों को गलत करके आते हो। क्लियर? तो धीरे 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 जितनी भी क्लासें होगी उसमें सारे टॉपिक, सारी चीजें आपके सामने आएगी। अगर मैं इसी तरह से 10 क्लास आपको दे दूं तो ईमानदारी से कह रहे हैं 99% बच्चों को झपकियां आने लगेगी, ठीक, 99% बच्चों को। इसलिए अलग अलग सेक्शन को साथ में लेके चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब हम जो क्लासें लेंगे वो 5 क्लास आपकी हिंदी साहित्य की रखेंगे, इसके बाद फिर चीजें चेंज करेंगे, ठीक है। तो आप थोड़ा थोड़ा, क्योंकि जो भी पहले आपको बताया गया, ठीक है, उसको आप अपने तरीके से तैयार करो। वो तैयार कर लिया होगा, फिर हमने दूसरे टॉपिक लिए, फिर हम यहीं पे आ गए, तो उससे क्या होगा कि आप जो एक बार एक झटके में फ्री होना चाहते हो किसी चीज से, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप सीखो उन स्टूडेंटों से जो सिविल सर्विस की, UPSC की बाकी तैयारी करते हैं, बड़ी भर्ती होगी, आपका भी पे ग्रेड वही है, आप भी 4200, 4000, 4800 पे ग्रेड पे नौकरी लेना चाहते हो। जो PGT बनना चाहते हैं वो 4800 पे ग्रेड है, TGT जो बनना चाहते हैं 4000 पे ग्रेड है, जो इंस्पेक्टर लेवल पे जाना चाहते हैं 4200 पे ग्रेड है। तो आपका भी तो पे ग्रेड वही है जो एक SDM का है। तो वहां क्या वो सिर्फ एक दिन में पढ़ के कंप्लीट कर लेगा चीजों को? तो इसलिए सीखने का, भर्ती होने के उस तरीके को आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब जादू तो यहाँ होता नहीं है। बहुत सारे बच्चे हैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स खरीदते हैं, 1.5 महीने 2 महीने 90 दिन में इंग्लिश सीखे। अब मुझे भी सिखा दो, मैं भी सीखना चाहता हूँ 90 दिन में इंग्लिश, लेकिन मुझे पता है पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, कुछ 1000 2000 शब्द मेरे पास आ जाएंगे इंग्लिश के, जिनका मैं मीनिंग जान जाऊंगा, जिनको मैं टूटी फूटी इंग्लिश में प्रयोग कर लूंगा। तो क्या ऐसा है कि कोई आदमी आपको 1.5 से 2 महीने में आपको सिलेक्शन दिलवा दे? ठीक है, 4600 4800 पे ग्रेड में, वो भी टीचर अपने दम पे। टीचर तो सबको पढ़ा रहा है, फिर सबके सिलेक्शन क्यों नहीं होते? क्योंकि उस बच्चे का सिलेक्शन होगा जो अपने लेवल पे भी एफर्ट्स लगाएगा, टीचर के कहने पर, टीचर के बताने पर, टीचर के कंटेंट के अनुसार चीजों को लेके आगे बढ़ेगा।
तो ये चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर टीचर के हाथ में नौकरी दिलानी होती, टीचर के पढ़ाए हुए अगर भर्ती होते, तो सबसे पहले तो टीचर सारा काम धाम छोड़ के अपने घर पे ही लगता हो, अपने घर वालों को, पड़ोस वालों को, गांव वालों को, कॉलोनी वालों को, सबको भर्ती कराता, फिर वहीं से सांसद का इलेक्शन लड़ता हो। ठीक, तो सब बच्चे पे बैरियर करता है, बच्चे टू बच्चे बैरियर करता है कि कौन बात मान रहा है, कौन किस तरीके से पढ़ रहा है। बहुत सारे बच्चों को तो एडजस्टमेंट में ही प्रॉब्लम है। कल एक बच्चे का फोन आया, यूपीएसआई का बैच परचेज किया, मैंने संज्ञा सर्वनाम 2 क्लासें डेमो के रूप में दी और विशेषण से मैंने बैच शुरू कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि अपने आप में शब्द का भेद टॉपिक है। संज्ञा सर्वनाम मैंने दे दिया डेमो के रूप में, 2 रिकॉर्डिंग क्लास दे दी उनको। ठीक है, जबकि 4 क्लासें थी, 2 संज्ञा की, 2 सर्वनाम की। विशेषण से टॉपिक स्टार्ट हो गया। अब उस बच्चे के परिवार में या उसके किसी साथी ने यूपी पुलिस कांस्टेबल का कोर्स पढ़ा। अब यूपी पुलिस कांस्टेबल में जब मैं संज्ञा सर्वनाम विशेषण कराया तो उसमें कुछ 4, 5, 10 एग्जाम्पल मैंने अलग दे दिया। अब वो बच्चा पहले टेलीकॉलर के पास फोन कर रहा है, सर जी की जो वीडियो है यूपी पुलिस कांस्टेबल में वो मुझे दिलवाओ, अदरवाइज मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं तो वर्णमाला से पढ़ूंगा पहला टॉपिक। अब मान के चलो शब्द का भेद एक अलग टॉपिक है जिसका वर्णमाला से कोई लेना देना है ही नहीं। संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय निपात का वर्णमाला से कोई लेना देना नहीं। मैं तो पहला टॉपिक वर्णमाला पढ़ूंगा तब मेरे हिंदी समझ में आएगी। अब इसका कुछ हो सकता है? ये 2027-28 तो छोड़ो, ये आजीवन भर्ती नहीं हो पाएगा कि उसको हिंदी तब समझ में आएगी जब वो क्या क्या गया ऐसे शुरू करेगा। मेरा हिंदी बैकग्राउंड नहीं है, मैं हिंदी में वीक हूं, हिंदी में वीक भी है और पढ़ना नहीं चाहता, बस क्लास से मिल जाए। क्यों? क्योंकि देख लिया। जैसे बच्चा नहीं होता है, माँ बाप के पर्स में पैसे हो ना हो, खिलौना दिख गया मुझे तो ये चाहिए, 2 मिनट बाद मुझे ये भी चाहिए, फिर वो ले लिया, माँ बाप ने जैसे तैसे करके दिला दिया, नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो ये चाहिए। वही तमाशा स्टूडेंट के बीच में चल रहा है। मैंने यहाँ कुछ पढ़ाया, कहीं कुछ और देख लिया, मुझे तो ये भी चाहिए, ये इससे तो फ्री हुए नहीं। ठीक है, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, करना कुछ नहीं है, बस सब चाहिए चाहिए कि उसमें 2-3 साल निकल जाती है, काम कंप्लीट। हमें गाइड करने वाले कौन थे? हमें पढ़ाने वाले कौन थे? हमें नौकरी कैसे मिल गई? कहीं लिया ही नहीं, कोई ट्यूशन ही नहीं पढ़े। गए थे डेमो में, गए लोगों की जब कार्यशाला चलती थी फ्री में, 6-6 दिन का सेमिनार, 3 दिन। जब फीस जमा करने की बारी आती थी लौट आते थे घर पे, क्योंकि फीस थी नहीं अपने पास। आपके पास तो है ना पैसे, आपने दिए ना। हमारे पास पैसे नहीं थे इसलिए हम पढ़े, आपके पास सब कुछ हो गया इसलिए आप नहीं पढ़ पा रहे हो। आपके पास मोबाइल हो गया है, आपके पास ऑनलाइन है, आपके पास किताबें हैं, आपके पास मॉक टेस्ट हैं, आपके पास पीडीएफ भी है। हमारे पास तो केवल एक ही सहारा था, मार्केट में उपलब्ध किताब, और उनको भी खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, वो भी पड़ोसियों से मांगते थे, जो बराबर वाले रूम में रहता था या दाएं बाएं रहते थे, या कॉलेज में यूनिवर्सिटी लेवल पे वहां जो पढ़ते थे, भाई 2 दिन के लिए दे दे, 3 दिन के लिए दे दे, 3 दिन के बाद तेरी ये वापिस कर देंगे। अब हमें लगा कि 3 दिन बाद वापिस करनी है, 3 दिन जी जान लगा के पढ़े और अपने मेमोरी में चीजों को सेव कर लिए, और 3 दिन बाद उसकी किताबें जाके दे दी। क्यों? हमें पता 3 दिन के बाद वो देगा ही नहीं हमें। अगर 3 दिन बाद नहीं दी, जिंदगी में दोबारा मांग भी नहीं सकते। तो जब हमें ये पता है हम खरीद सकते नहीं हैं, और 3 दिन के लिए हमारे पास किताबें आई, तो हम उस 3 दिन में रगड़ेंगे अपने आप को, अच्छे से साधना करेंगे। अगर हमें ये लगे कि हमें यहाँ ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, खरीद भी लूं, इसकी भी पढ़ लूं, इस चक्कर में तैयारी नहीं हुआ करती है। इसमें तो बस आप सूचनाओं को इकट्ठा कर रहे हो एक बहुत बड़े लेवल पर। तो इसीलिए थोड़ा आपके फायदे के लिए बोलता हूँ। मेरी बात कड़वी जरूर लगेगी, लेकिन बाद में जब आपकी नौकरी लगेगी तो आपको याद बहुत आऊंगा, क्योंकि बहुत याद आऊंगा आपको, क्योंकि मुझे आज तक वे तमाम टीचर याद हैं जिन्होंने पढ़ते समय मेरी पिटाई की है, और जिन्होंने मक्खन लगा लगा के ऐसे ही, अरे वाह शाबाश आप तो राष्ट्रपति बन जाओगे, प्रधानमंत्री, उन टीचरों के मुझे नाम भी याद नहीं है। लेकिन वे सारे टीचर मुझे याद है जिन्होंने मुझे कूटा है, मुर्गा बनाया है, अच्छे से पीटा है। क्योंकि अगर उस समय वो पीटते नहीं, उस समय वो डांटते नहीं, मुर्गा नहीं बनाते, तो आज हम भी ये तो कंस होते या रावण होते या उनके जो है पुरोधा होते। तो हमें इंसान बनाने में उन टीचरों का बड़ा रोल है, हमें पढ़ाने में उन टीचरों का बड़ा रोल है जिन्होंने जबरदस्त बजाया है। तो इसलिए समय के साथ साथ ये जो कुछ कड़वी बातें हैं इसको सहन करनी सीखो। बहुत सारे बच्चे तो इसी में उखड़ जाते हैं, क्योंकि स्टील है, आदमी थोड़ा ही है। मैंने 4 बात इधर से कही
हार्ट दिल पे जाके लग गई, गर्म हो गया झट से, और गर्म होते ही अपना बबक पड़ा, ये टीचर ने ऐसा कैसे बोल दिया। तो ये सब मैंने ये कहा कि पढ़ना मैटर नहीं करता है नौकरी के लिए, मैटर करता है पढ़ने का प्रोसेस, प्रक्रिया क्या है, उसकी सही जो योजना है वो क्या है, आपके अंदर कितनी मैच्योरिटी है, आपका आईक्यू लेवल किस लेवल पे काम कर रहा है, आप किस आईक्यू लेवल के कैंडिडेट हो, ये मैटर करता है भीड़ में से अपने आप को फ्रंट पे आगे खड़े करने में। और इस पे आपने कभी काम नहीं किया, आपने काम किस पे किया, आने दो आने दो और आने दो, इधर से भी आने दो इधर से भी आने दो। उस आने दो के चक्कर में आप वो काम कर बैठे जो बुजुर्ग आदमी करते हैं, उनको बेचारे खाएंगे नहीं लेकिन इच्छा बहुत कुछ होती है, ठीक है, चीजों का यूज नहीं करेंगे, खेलेंगे नहीं, पड़ोसी की गेंद घर में आ जाए उठा के रख लेंगे, क्यों, क्योंकि उनके अंदर एक हार्मोन्स काम करता है, ठीक है। तो वो जो हार्मोन्स हैं वो साइकोलॉजी उनके ऊपर प्रेशर डालता है कि चीजों को इकट्ठा करो, संग्रहण करो। तो इसीलिए सुरक्षा चाहता है, संग्रहण की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, दो, एक तो बचपन में और एक बुढ़ापे में। आपके अंदर जवानी में वो प्रवृत्ति है जो या तो बचपन की थी या तो बुढ़ापे की प्रवृत्ति थी। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। तो कल करेंगे फिर इस टॉपिक को कंप्लीट। उम्मीद करता हूं कि इन बातों का आपके ऊपर असर होगा और आप मेहनत करोगे।